नमस्कार बच्चों। कल हमने हमारी वसंत भाग 3 कक्षा 8 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लाख की चूड़ियाँ। हमने उस चैप्टर में यह पढ़ा था कि जो लेखक है वो अपने मामा के घर जाता है ना, छुट्टियों में नानी के घर जाता है और वहाँ पर उसे एक बदलू नाम का जो कि लाख की चूड़ियों का काम करता है, लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो वह जो लेखक है वो हमेशा उसके पास जाता है क्योंकि वो जो है उन्हें गोलियाँ बनाकर देता है, रंग-बिरंगी जो लाख की गोलियाँ होती है वह बनाकर देता है। तो उसका जो लगाव था लेखक का वो बहुत ज़्यादा था और वो कौन था? बदलू, उसका नाम बदलू था। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर गाय या भैंस जो है वो दूध अच्छा होता तो उसकी मलाई उसको देते और 2-4 जो है आम भी, अगर अच्छे आम लगे होते थे तो आम भी देता था। फिर भी जो लेखक था वो कहता था कि मुझे इसलिए बदलू अच्छा लगता था क्योंकि वह उसे हमेशा 1-2 गोलियाँ जो है बनाकर देता था। अब उसके बाद में आगे देखो, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जैसे हम लोग भी करते हैं, छुट्टियों के अंदर जब गर्मी की छुट्टी होती है तो नाना-नानी के जाते हैं, मामा-मामी के जाते हैं और जब स्कूल खुलने वाले होते हैं तो हम वापस आ जाते हैं। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। अब यहाँ पे लेखक जो है वो थोड़ा-सा बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हैं उनकी बदली कहीं, ट्रांसफ़र जो है वो कहीं दूर हो गया था और बहुत लंबी अवधि हो गई थी। अवधि माने समय, लंबा समय हो गया था कि मैं अपने गाँव, मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं बड़ा हो चुका था और पहले तो मैं इसलिए जो है बदलू, जो लाख का काम करता था उसके पास जाता था, क्योंकि मुझे रंग-बिरंगी छोटी-छोटी जो है लाख की गोलियाँ देते थे। परंतु 8-10 वर्ष का जो है वो समय व्यतीत हो चुका था और लेखक खुद इतने बड़े हो चुके थे कि लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहा था। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। जब बचपन में तो वो गोलियाँ अच्छी लगती थी तो भाग कर के सबसे पहले बदलू के पास जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं था और गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक जो मुझे मुझे मतलब यहाँ सर्वनाम है और मुझे किसके लिए आया है यहाँ पर? लेखक के लिए आया है। तो मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहनी हैं। तो वो पहले बचपन में आया करता था जब तो वो देखता था कि स्त्रियों के हाथ में लाख की चूड़ियाँ हैं। पर जब वो इतने 8-10 सालों के बाद में जब आया तो उसने देखा कि वो जो गाँव की महिलाएँ थी, जो स्त्रियाँ थी, उन सब ने काँच की चूड़ियाँ पहन रखी है। विरले, विरले माने कुछ एक, है ना? जिसे हम अपवाद भी कह सकते हैं कि विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। मतलब कुछ ऐसे कम से कम विरले ही हाथ थे जो मैंने जिनकी लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। जब काँच की चूड़ियाँ देखी और कुछ एक स्त्रियों के हाथ में लाखों लाख की चूड़ियाँ देखी, तो उसे अचानक से ये याद आया कि यहाँ पर एक बदलू नाम का भी रहता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो मामा की जो छोटी लड़की थी वो खेल रही थी और आंगन में गिर गई और उसने कांच की चूड़ी पहन रखी थी। तो जब वह गिरी तो उसकी कांच की चूड़ी जो है वो हाथ की कलाई में उसके घुस गई और खून आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। लेखक कहते हैं कि मेरे मामा जो थे वो उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, मतलब उसको संभालना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अब अचानक से कैसे ध्यान आया कि अगर वो दिमाग में लाता है कि अगर लाख की चूड़ी होती तो शायद गिरने पर खून नहीं आता, पर कांच की चूड़ी गिरने पर इसके हाथ में कलाई पे लग गई तो खून आ गया, इसलिए उसे अचानक से बदलू का ध्यान आ गया। मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। जैसे स्टार्टिंग में हमने जब पाठ शुरू किया था, तब भी बताया था कि एक चबूतरा बना हुआ है ना? एक समर है
और एक नीम के नीचे एक खाट जो है कटिया मचिया जिसे आया था, उस पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। अब जो लेखक है वो संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो संबोधक विस्मयादिबोधक चिन्ह संबोधक चिन्ह भी आ गया। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा, मैंने लेखक ने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। कौन बैठ गया था खाट पर? जो बदलू था वह। उसने सुना कि किसी ने नमस्ते किया है, तो उसने जवाब में कहा कि नमस्ते भैया, और नमस्ते का उत्तर देकर के वह जो है खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, देखता रहा। क्योंकि अब मैं भी 7-8 साल के बाद में आया, लेखक कह रहा है कि मैं 7-8 साल के बाद आया हूँ, और जब मैं बचपन में था, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो शायद वो मुझे ना पहचान पाए। मैं हूँ जनार्दन काका। अब वो लेखक कहता है कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब वो काका को कहता है कि जनार्दन काका, मैं हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल जो याद का सीन है, फ्लैशबैक कह सकते हैं, है ना? तो अतीत के मतलब पुरानी बातों को ऐसे ही याद कर रहा था और अपने दिमाग में उस चित्र को उतार रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब वो लल्ला ही बोल के पुकारता था और उसको याद भी आ गया, क्योंकि उसने अपने जो स्मृति पटल है वो फ्लैशबैक में चला गया था और अपने अतीत के चित्र जो है वो उतार रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, मतलब वह पहचान गया था। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक कहता है कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। देखो, खाट मचान चारपाई ये सब पर्यायवाची हो गए, है ना? कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर-उधर जो है दृष्टि को दौड़ाया, इधर-इधर देखा, अपनी आँखों को इधर-उधर करके मैंने देखा, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्ठी। अब जिस मचिया पर वो बैठता था, वो भी नज़र नहीं आई, और जिस भट्टी से वो लाख की चूड़ियों को बनाता था, उसमें लाख को सेंकता था, पिघलाता था, वो भी नज़र नहीं आई। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। किसने पूछा? लेखक ने कहा कि आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। अब थोड़ा-सा दुःख भाव देख लीजिए यहाँ, कि अपने आप को हताश जो है वो हो चुके हैं। कहते हैं कि काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव-गाँव में काँच का प्रचार हो गया है। वो जो था बदलू, वो कहता है कि गाँव-गाँव में काँच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता काँच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। क्योंकि लाख को तो हाथ से बनाया जाता है, तो जितने तरीके आते हैं उतने ही करेगा बंदा। हम अपने हाथ से कोई काम करेंगे तो हमें जितने तरीके आएँगे हम उसी तरीके से करेंगे। अगर मशीनी युग है और मशीन से करेंगे तो उसको हम किसी भी आकृति प्रकार में ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात भी हमें ज़रूर सीख जानी चाहिए कि वर्तमान काल जो है वो मशीनी युग है। लोग मशीनों से काम करने लगे हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा जो पुराने समय में चीज़ें चलती थी उनको इग्नोर करने लगे हैं, ठीक है? लेकिन काँच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। देखा कभी-अभी इस वाकया से जो है वाकिफ़ हुआ था कि उसके मामा की लड़की जो है वो गिर गई और काँच उसकी कलाई में लग गया था, खून भी आया था, तो कहते हैं कि काँच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाज़ुक? तो फिर होता ही है लल्ला। कहते-कहते उसे खाँसी आ गई और वह देर तक खाँसता रहा। मुझे लगा उसे दम्मा है। दमा एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को साँस लेने में प्रॉब्लम होती है ना? और वो खाँसता रहता है। तो बलगम आदि दम्मा जो है एक बीमारी का नाम है यहाँ। अवस्था के साथ-साथ जो अवस्था थी, उम्र जो थी, उसके साथ-साथ उसका शरीर ढल चुका था। मतलब जिस-जिस जैसे-जैसे वो वृद्धावस्था की तरफ जा रहा था, वैसे-वैसे वो पहले से जो है उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर जो है वो नसें उभर आई थी, दिखने लगी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खाँसी है।
अब उसे लगा ना कि लेखक को किसी को दम्मा हो सकता है, तो जो था अपने बदलू था, तो बदलू को ऐसा लगा कि उसने ऐसा, क्योंकि हम जब सोचते हैं, तो हमारे फेस की जो प्रतिक्रिया होती है ना, उससे हम पहचान जाते हैं कि सामने वाला हमें क्या, अंदर उसके क्या चल रहा है, वो हमें क्या कहना चाहता है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ कि बदलू ने उसकी शंका को भाँप लिया कि ये ऐसा सोच रहा है लेखक, तो उसने बोला, "दम्मा नहीं है मुझे, फसली खाँसी है।" फसली खाँसी, थोड़ी-मोड़ी मौसम के अनुसार जो खाँसी आती है, पसलियों में वो खाँसी चल जाती है, रुकती नहीं है, वैसी वाली। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने अपनी बात को यहाँ पे बता दिया कि मुझे दम्मा वाली कोई बीमारी नहीं है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पर जो लेखक है वो यह सोचता है कि कोई व्यथा छिपी हुई है ना? तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देर तक सोचता रहा कि वह जो है कोई अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। मुझे वो माहौल अच्छा नहीं लगा, लेखक कहता है। तो कहता है कि आम की फसल कैसी है? काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का जो है वो विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब थोड़ा-सा प्रसन्न होकर के उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, "अरे रज्जो।" अब रज्जो जो है वो उसकी बेटी का नाम है, बिरजू की बेटी का नाम। "अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ।" फिर मेरी ओर मुखातिब मतलब मेरे मुख की ओर देख कर के बोला, "माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था।" "नहीं, नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं।" "वाह, वाह! बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा तुमको?" अब ये थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का जो है वो दृश्य हो गया। मूड जो है वो थोड़ा-सा फ्रेश हो गया था इस तरीके से बात करने से, और वो बचपन में हमेशा आम खाकर ही जाता था, तो कहता है कि वाह, वाह! आम खाए बिना तुम्हें कैसे भेजूँ? मैं चुप हो गया। लेखक जो है यहाँ पर चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। हमने बच पढ़ा था ना शुरू में कि वो आम, और अगर दूध अच्छा होता था तो मलाई भी खिलाता था। गाय तो अच्छी है ना काका? अब उसने लेखक ने पूछा कि गाय तो अच्छी है ना? गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? अब लाख का जो है वो काम वो बंद हो चुका था। वो कहता है कि गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह, वाह! वह हँस पड़ा। शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत, यहाँ पे वक़्त होगा, समय के लिए आया वक़्त। वक़्त का क्या बन गया? वक़्त बन गया। तत्सम और तद्भव का प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक का जो है वो माहौल आ गया। वो कहता है कि वाह, वाह! और हँस कर के कहा, शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, ये एक आम की विशेषता है। सिंदूरी आम बहुत मीठे होते हुए रहते हैं ना, जैसे लंगड़ा आम, दशहरी आम, आम की बहुत सारी विशेषताएँ होती हैं, तो ऐसा ही सिंदूरी भी एक आम होता है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली, अंजुली मतलब जो अपन हाथ दोनों हाथ को मिला करके प्रसाद आदि लेते हैं, जैसे बनाते हैं ना वो अंजुली, अंगुलियों को इकट्ठा करके एक गोला बना देना, वो अंजुली। मेरी लेकर वो मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। उसके हाथों पर मतलब हाथों की कलाइयों पर देखने लगा। गोरी-गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब मतलब जचना, सुंदर लग रही थी। फब उर्दू शब्द है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। ये बात पहले ही उसकी बता दी थी। बदलू की यह विशेषता थी कि ऐसे चाहे वो पैसे ले ना ले, पर विवाह के समय वो जो है छोड़ता नहीं था। तो ऐसा ही बताया कि जमींदार साहब की बेटी थी और उसका विवाह था, परंतु उसने 10 आने पैसे दे रहा था तो मैंने भी जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि जाओ शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी।
इस बात को लेखक ने यहाँ क्यों कहा है? क्योंकि उसने देखो इतनी मतलब सब कुछ काम-ला का जो है वो बंद हो गया, काँच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया, परंतु फिर भी वो अपनी बात पे, अपने स्वाभिमान पे अड़िग रहा कि जमींदार साहब की बेटी का विवाह हुआ और 10 आने दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, तो उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर आकर के लेखक को जो है वो प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व काँच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यहाँ पर व्यक्तित्व की बात काँच की चूड़ियों से ऐसे जोड़ी गई है कि काँच की जो चूड़ी है वो एक बारी में अगर हम थोड़ा-सा भी गिर जाते हैं तो वो टूट जाती है या किसी चीज़ से टच हो जाए तो भी टूट जाती है, परंतु लाख की चूड़ियाँ जो है वो अपना वर्चस्व थोड़े दिन रखती है। तो सेम का बात यहाँ पे बताई कि लाख की चूड़ियों की तरह जो है बदलू का व्यक्तित्व था। तो हमने इस पाठ से यही समझा कि हमें अपनी प्राचीन चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। मशीनी युग है, पर हमें अपने साथ अपनी प्राचीनता को लेकर चलना चाहिए। जिस प्रकार से बदलू ने अपने स्वाभिमान को कभी हार कर भी नहीं हार मानी थी। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। कल हम इसकी पीडीएफ जो है आपस में डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।